हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख लिया था। और पोटेंशियल एनर्जी का जो हम फॉर्मूला निकाल के ले आए थे, वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आया था बेटा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। क्या ध्यान रखना था, ये हम डिफाइन करते थे दो पॉइंट चार्जेस अगर Q1 Q2 है तो उनके बीच के पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, डिफरेंट चीजें आपको फ्रेम करनी है, तो उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, आपको वो पूरे सिस्टम में वर्क डन जो निकालना होगा वो आ जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या सीख ली थी, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीख लिया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना सीख लिया था, कैसे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, कैसे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालते हैं, और उसको कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। चलो यहां तक तो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में क्या है, आज का टॉपिक बता देता हूं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी तुमने निकालना सीखा था K Q1 Q2 बाई R, पॉइंट के लिए लगाते थे। आज हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज। कि मान लो अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज है तो उसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, वो आज का हमारा टॉपिक है। जैसे देखो, आज का जो पहला टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है, लेकिन निकालना है शेल के लिए। देखो आज का पहला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ शेल। मतलब क्या, पहला टॉपिक का मीनिंग आप समझ जाइए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मान लो एक शेल है, उस शेल का रेडियस है R और उस पे मैंने कोई चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज करो उस पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है Q। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इस शेल को बनाने में कितना वर्क डन किया गया होगा, क्योंकि भाई इस शेल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई जिस इस शेल को बनाने के लिए जितना वर्क डन किया गया होगा वही इस सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो उसको बनाने में कैसे काम किया गया होगा, कैसे वर्क किया गया होगा, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसके अगर इनिशियल कंडीशन को चेक किया जाए तो इनिशियली क्या होगा, ये जो शेल रहा होगा बेटा जिसका रेडियस R है, ये इनिशियली अनचार्ज रहा होगा। अनचार्ज रहा होगा मतलब यहां पे चार्ज की वैल्यू कितनी रही होगी, 0। इनिशियली तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ होगा। हमने क्या किया, एक एक कूलम ला करके उसके ऊपर रखना स्टार्ट किया। जैसे मान लो यहां का टोटल चार्ज सपोज कर लो 10 कूलम मान लीजिए, तो पहले क्या किया होगा, 1 कूलम का एक चार्ज इनफाइनाइट से ला करके यहां रखा। तो पहला चार्ज ला करके रखने में तो कोई वर्क ही नहीं किया गया होगा। कोई वर्क इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर कोई मुझे अपोज करने वाला ही नहीं है, तो पहले के लिए वर्क डन मुझे मिल गया 0। अब इस पे चार्ज हो चुका है 1 कूलम का। अब मान लो दूसरा 1 कूलम का चार्ज लेकर गया और यहां पर रखूं, इस कंडीशन में मुझे वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट 1 कूलम करना पड़ेगा। चलो मैंने कुछ वर्क किया, कुछ वर्क करके ये 1 कूलम के चार्ज को यहां ला करके रख दिया। अब इसका टोटल चार्ज कितना हो चुका है, 2 कूलम। फिर से 1 कूलम का चार्ज ला करके रख रहा हूं और यहां पर ऐसे लाके रखा। फिर मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो काम करना पड़ेगा वो 2 कूलम के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, यानी इस बार मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो कुछ वर्क करके मैंने ला करके रख दिया। अब ये चार्ज बदल करके हो गया 3 कूलम। अब फिर से मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज ला करके यहाँ रख रहा हूं, तो फिर से मुझे काम करना पड़ेगा। अब दिस टाइम जो वर्क करना पड़ेगा वो अगेंस्ट 3 कूलम करना पड़ेगा। यानी यहां पर आपका वर्क डन जो है एक कांस्टेंट नहीं है। देखो, हर एक चार्ज के लिए वर्क डन जो निकल करके आ रहा है, हर एक चार्ज के लिए वर्क डन अलग अलग निकल करके आ रहा है। मतलब आप इसको सिंपल मेथड में से पॉइंट चार्ज लगा करके तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो किया क्या जाता है, ये हमारी फाइनल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है कि फाइनली इसके पास जो टोटल चार्ज आया है, फाइनली अगर मैं इसका टोटल चार्ज लिखूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा Q। ठीक, तो क्या किया जाता है, इनिशियल और फाइनल के बीच की
किसी कंडीशन को लिया जाता है। जैसे इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, आप क्या करते हो, उसके दो मेथड थे, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डीएक्स का स्टेप काटते हो या थीटा डिस्टेंस पे जाकर के डी थीटा का स्टेप काटते हो। यानी इनिशियल और फाइनल के बीच का आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हो और उसी पॉइंट की स्टडी करते हो और उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट कर देते हो। जैसे देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल और फाइनल के बीच की कोई कंडीशन सोच रहा हूं। जिस टाइम स्फीयर पे जो है वो क्यू चार्ज रहा होगा, स्मॉल क्यू चार्ज रहा होगा, ये स्मॉल क्यू चार्ज जो है कैपिटल क्यू से छोटा ही है। मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच की किसी कंडीशन के बारे में सोच रहा हूं। पहले से चार्ज था 0, अभी नया जो चार्ज है वो है टोटल कैपिटल क्यू। बीच की कंडीशन सोची कि उसके ऊपर एक स्मॉल क्यू का चार्ज रहा होगा और इस टाइम पे मैं एक छोटा सा चार्ज एट इनफाइनाइट से लेकर के आता हूं और इसके सरफेस पर रख देता हूं। पहले से कुछ चार्ज है, ठीक है। अब ये dq नाम का एक पॉजिटिव चार्ज लेकर गए और इसके ऊपर रख दिया। ऑब्वियस है अपने आप तो आएगा नहीं, आई हैव टू डू सम वर्क। तो यहां पर मुझे फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा और एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क करेगा, ठीक। अब इसके लिए वर्क निकाल लो। ये जो बीच की कंडीशन तुमने उठाई है ना, इनिशियल और फाइनल के बीच की जो कंडीशन उठाई है, इसके लिए वर्क डन निकाल लो। तो इसके लिए छोटा सा वर्क डन निकालो। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। देखो ये वाला चार्ज कौन सा है, जो लेकर के आ रहे हो, ठीक है, जो लेकर आ रहे हैं ये वो चार्ज है पोटेंशियल इनटू चार्ज में। और ये जो पोटेंशियल है वो क्या है, जो रिमेनिंग, जो पहले से यहां पर चार्ज रखे हैं उसकी वजह से पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। जो भी रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से कितना पोटेंशियल है वो लिखा, ठीक है। और Q जो है, जो चार्ज लेकर के आ रहे हैं उसकी वजह से, ये जो चार्ज लेकर के आ रहे हैं उसको मैंने Q लिखना है। तो चलो फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो भाई मैं छोटा सा चार्ज लेकर के आ रहा हूं तो छोटा सा वर्क डन होगा, ठीक है। छोटा सा चार्ज लेकर के आया तो छोटा सा वर्क डन होगा। पोटेंशियल किसका लिखोगे, इस स्फीयर का, रिमेनिंग चार्जेस इसी स्फीयर पे तो है, इसका पोटेंशियल लिखेंगे और ये dq चार्ज लेकर के आओगे तो इसमें कितना वर्क डन कर रहा है वो निकाल देंगे। अब इसका पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, स्फीयर है, पॉइंट चार्ज की तरह ही काम कर रहा है, इसका क्या हो जाएगा बेटा, k q बाई आर। तो इस पे चार्ज कितना है, q डिवाइडेड बाई r इंटू dq। ये निकला छोटा सा वर्क डन। मतलब ये वो वर्क डन है जब स्फीयर पे q चार्ज रहा होगा और मैं एक dq चार्ज इस पे ऐड करना चाहूं तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, ये फाइनल कंडीशन थी, ये इनिशियल कंडीशन थी, बीच की किसी कंडीशन को लिया, फाइनली उसके ऊपर टोटल चार्ज था Q, हमने बीच की कंडीशन लिया जिसपे चार्ज था स्मॉल q, और मान लिया कि एक छोटा सा चार्ज लेकर के आ रहा हूं जो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर ला करके मैंने रख दिया। एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आपको यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या सोचा कि इसमें कितना वर्क करना पड़ा होगा, मतलब जब पहले से इस स्फीयर पे चार्ज रहा होगा Q, मैं छोटा सा चार्ज लेकर के आ रहा हूं dq और इस स्फीयर पे ला करके रख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, इससे ये फॉर्म करने में टोटल वर्क कितना है, तो इसी वर्क को इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट कर लो। तो यहां पर हमारा जो वेरिएबल है चार्ज है, तो चार्ज की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0 और फाइनल वैल्यू कितनी थी कैपिटल Q। वर्क डन भी ऐसे 0 से लेके कुछ वर्क डन रहा होगा, तो वर्क डन कैसे निकल जाएगा, k बाई आर तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा। देखो q dq यानी x dx क्या हो जाएगा, पावर में जोड़ के उससे डिवाइड कर दिया जाए, यानी q स्क्वायर बाई 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लो, कितना आ जाएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ये वर्क डन आया। ध्यान से सुनना, ये कौन सा वर्क डन है। मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये वर्क डन भी किसकी वजह से आया है, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। अरे यार, ये किसकी वजह से आया है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया है, ठीक। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे बन जाएगा वो देखना पड़ेगा। एक चीज हम जानते हैं, ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूं, ये सिर्फ रख रहा हूं, ठीक है। एक चीज हम जानते हैं कि
जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्रीवियस टर्म्स में हमने ये चीज पढ़ लिया था, शायद 2 लेक्चर पहले ये चीज पढ़ा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विद अ नेगेटिव साइन। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है वर्क डन विद अ नेगेटिव साइन, और यहां पर वर्क डन किसका कंसीडर कर दो, कंजर्वेटिव का, और इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहां से मिल जाता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मिल गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ठीक। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली सोचो तो उस स्फीयर पे कोई चार्ज ही नहीं था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, ये निपटा दो, यानी इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी नाम देते हैं, जैसे ये जो एनर्जी बन रही है ये सिर्फ उस स्फीयर पे जो प्रेजेंट चार्जेस है ना बेटा, उसकी वजह से बन रही है, तो कभी कभी इसको जो है सेल्फ एनर्जी भी कहा जाता है, सेल्फ एनर्जी या सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद की वजह से है, उस पर आपने बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल चीजें लगाई नहीं है, जितना उस स्फीयर पे चार्ज था इस वजह से वो पूरा का पूरा इसी चार्ज की वजह से मैंने क्या निकाल लिया, इसके पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ऐसे देखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार सोचो तो बीच की किसी पॉइंट पे जाकर के हमने स्टडी कर ली और उसी स्टडी को क्या किया, इनिशियल से लेके फाइनल तक उसे इंटीग्रेट कर लिया। ये तो बात रही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ शेल की। अब मान लो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फीयर, या फिर कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर, मान लो मैं बात करता हूं एक सॉलिड स्फीयर का, तब कैलकुलेशन कैसे करोगे। चलो ये सब हटा आगे में जरा चेक कर दें कि अगर मान लो एक सॉलिड स्फीयर हुआ, तो सॉलिड स्फीयर की मतलब सॉलिड स्फीयर को बनाने में या एक सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी रही होगी, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या सोचो कि उसकी इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी, फिर सोचो कि उसकी फाइनल कंडीशन क्या रही होगी, और उसकी किसी बीच की कंडीशन को सोच करके उसकी बीच की कंडीशन का वर्क डन निकाल लेंगे और उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसा जो पहले वाला किया था। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इसमें आ जाएगा। देखो इसमें बदलाव क्या आएगा, मान लो एक स्फीयर है, उसके अंदर मैंने चार्ज को स्प्रेड किया, जैसे मैंने फाइनल कंडीशन को सोचू, तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा, जो स्फीयर रहा होगा उसका रेडियस रहा होगा r, और इसके अंदर मैंने चार्जेस को इस तरीके से स्प्रेड किया होगा, ऐसे मैंने चार्जेस अंदर फैला दिया, और इस टोटल चार्ज की वैल्यू हो गई है मान लीजिए कैपिटल Q। तो ये जो कंडीशन निकल के आ रही है, ये कंडीशन है फाइनल कंडीशन। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियली क्या रहा होगा, इनिशियली वो स्फीयर रहा होगा और उस स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, इनिशियली वो स्फीयर अनचार्ज रहा होगा, रेडियस r, और ये अनचार्ज। अब बीच की कंडीशन को सोचते हैं, देखो क्या होगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो मैं दो चार्जेस को आपको दिखा रहा हूं, एक चार्ज जो सेंटर पे रखा है और एक चार्ज यहां रखा है। देखो हर एक चार्ज की जो पोजीशनिंग है वो भी अलग अलग है, एक चार्ज को यहां रखा है, एक उधर रखा है, एक उधर रखा है, हर एक चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे रखा है। इसके पहले हमने शेल पढ़ा था, सबको उठा के सरफेस पे तो रखा जा रहा था, सबको उठा के आप सरफेस पे रख दे रहे थे, और सरफेस पे रखने के बाद सरफेस होता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब वहां पे तो आपको कुछ वर्क नहीं करना होगा इधर उधर मूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबकी डिस्टेंस सेंटर से अलग अलग है, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा। एक तो जो तुम चार्ज पहले से लेकर के आ रहे थे डीक्यू, वो तो चार्ज लेना ही लेना होगा। क्या होगा, इसका जो स्ट्रिप होगी वो स्ट्रिप ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच के स्ट्रिप के बारे में सोचते हैं कि सपोज करो एक शेल रहा होगा, मतलब एक स्फीयर रहा होगा, इस स्फीयर पे पहले से कोई चार्ज रहा होगा Q। ठीक, मैंने क्या किया, एक dq चार्ज लिया जो पहले से कहां पे था, एट इनफाइनाइट पे, और वहां से ला करके यहां रखा। ऑब्वियस इसके सरफेस पे ही ला करके रखोगे, अंदर पूरा भर चुका है, तो मैं जो dq चार्ज लेकर के आऊंगा वो इसके सरफेस पे रखूंगा, और सरफेस पे रखने की वजह से क्या होगा, मान लो थोड़ा सा छोटा सा dq चार्ज था, थोड़ा सा छोटा सा dq चार्ज लाके रखने की वजह से
इसके सरफेस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा। देखो ये मैंने थोड़ा सा ऐसा इंक्रीमेंट दिखा दिया, अंदर वाला स्फीयर दिख रहा है, ये बाहर वाला 2 स्फीयर हो गए। पहले से जो उसका रेडियस था, पहले का रेडियस मान लो x, अब जो इंक्रीमेंट हुआ, ये जो इंक्रीमेंट दिख रहा है, ये इंक्रीमेंट मान लो dx का हुआ है, ठीक है, ये dx का इंक्रीमेंट हो गया। वेरिएबल चेक किया जाए तो एक x वेरिएबल है, x की अगर मैं लिमिट को चेक करूं तो x की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और x की मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते लिमिट हो सकती है r। यानी तुम्हारा एक x वेरिएबल है जिसकी लिमिट जाएगी 0 से लेकर के r, और आपका q वेरिएबल है जिसकी लिमिट जाएगी 0 से लेकर के कैपिटल Q। अगर वेरिएबल देखा जाए तो दो वेरिएबल हो गए ना। अब तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़े से ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे। एक हो गया वेरिएबल x जो वेरी कर रहा है, पहले से रेडियस था 0, अब उससे बढ़ करके हो गया कैपिटल R, तो x की लिमिट लिखनी पड़ेगी 0 से कैपिटल R। दूसरा जो है वो dq है और dq की लिमिट लिखनी पड़ेगी 0 से लेकर के कैपिटल Q। ठीक, अब क्या किया जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। पहले इसका वर्क डन लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों के किसी बीच की कंडीशन को उठाया और उसका वर्क डन लिख रहा हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कौन सा, जो लेकर के आ रहे हो, dq। पोटेंशियल क्या, जिस पॉइंट पे रखना है, तो ये तो स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस पे रखना है, यानी स्फीयर का जो सरफेस होगा उस पे पोटेंशियल कितना होता है, तो स्फीयर का पोटेंशियल जो होता है सरफेस का वो तो kq/r ही होता है, अंदर का अलग होता है kq। q की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला, और डिस्टेंस मतलब रेडियस, रेडियस कितना x, ये तो छोटा सा वर्क डन आया। अब इसी वर्क डन में प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। हमारा x भी वेरिएबल है, dq भी वेरिएबल है, मतलब एक ही एक्सप्रेशन में आपके दो वेरिएबल, तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप इंटीग्रेशन करते समय लिमिट किसकी लिखोगे, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होता है, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब मुझे एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें q भी आता हो और x भी आता हो, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। तो वो फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखता हूं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो नहीं बदलेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं बदलने वाली, वो तो सेम रहेगी ना। जैसे डेंसिटी ऐसे नहीं बदलती, जैसे आप मान लो ओशियन की डेंसिटी आप निकालना चाहते हो, तो आप जाओ तो एक ग्लास पानी लेकर के ओशियन में से, और उस ग्लास में जो वाटर है उसकी डेंसिटी निकाल दो, पूरे ओशियन की डेंसिटी आ गई। ऐसा नहीं करना होगा कि पूरे ओशियन का पानी घर पे लेके आओ, उसका पूरा मास मेजर करो, पूरा वॉल्यूम मेजर करो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो डेंसिटी जो होता है वो फिक्स्ड हो गई। तो यहाँ की डेंसिटी लिखो चाहे यहाँ की डेंसिटी लिखो, बात तो सेम आनी चाहिए। तो चलो यहाँ की डेंसिटी लिखता हूं, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ का डेंसिटी इज इक्वल टू लिखा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कौन सा, Q, वॉल्यूम कौन सा, 4/3 पाई R क्यूब, यानी x का क्यूब। ठीक है, चलिए, और डेंसिटी हमारी रहने क्या वाली है बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर डेंसिटी आ भी गई तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट टर्म आएगा। यहां से जरा Q की वैल्यू लिखो, तो Q इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, Q की वैल्यू मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा K। Q की जगह लिख सकते हो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई x का क्यूब डिवाइडेड बाई x। ऊपर ही लिख देता हूं, यहां तो दिख भी नहीं रहा होगा, देखो यहां लिख दे रहा हूं, ये टर्म हटा कर पूरा। देखो Q की जगह लिख रहे हैं, Q की जगह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेंसिटी 4/3 पाई x का क्यूब। तो छोटा सा वर्क डन लिखा, छोटा सा वर्क डन लिखो, तो वो कितना आ जाएगा, K बाई x इंटू Q की जगह लिख रहे हैं डेंसिटी 4/3 पाई x का क्यूब। चलो, चार्ज तो हटा दिया, अब साथ में क्या है, dq।
तो ये dq कैसे हटाया जाएगा? अब यहां पर तो x आ रहा है ना, यहाँ वेरिएबल में कौन सी टर्म क्रिएट हो रहे हैं? x, तो उसके साथ में क्या होना चाहिए? dx। एक काम करो, पहले यहां से q लिखते हैं, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई x का क्यूब। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dq मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी 4 पाई x टू दी पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा 4 पाई x का स्क्वायर। और x का इंटीग्रेशन, जैसे ये तो क्यूब का रहा ना, तो 3x स्क्वायर बन गया। x का क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन dx। तो देखो मैंने क्यूब के टर्म पे ये रखा है और dq के टर्म के लिए ये वर्ड रखा है, दोनों वहां डाल दिया। तो यहां से मैं क्या किया, ओवरऑल डेंसिटी की हेल्प से Q जो वेरिएबल था, जो चार्ज वेरिएबल था, उसको हटा करके मैं जो पूरा इक्वेशन लिख रहा हूं वो x के टर्म में लिख दिया। मतलब यहां पर एक टर्म आ जाएगा डेंसिटी और 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये तो वर्क डन इसका आया ना, अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करोगे और उसमें सिर्फ वेरिएबल कौन सा टर्म है, तो सिर्फ वेरिएबल बचा है x, बाकी सारे कांस्टेंट है, बाकी सारे हम एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। देखो जैसे कलेक्ट कर लेता हूं, तो k 4/3 है, पाई है, तो एक काम करो, ये हो जाएगा 16 पाई का स्क्वायर, 16 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड में 3, और डेंसिटी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 और x है, यानी x टू दी पावर 4 इंटू dx। देखो तो कुछ टर्म छोटा तो नहीं, k हो गया, ये 16 पाई स्क्वायर, डेंसिटी का स्क्वायर हो गया, और ये 3 टू 5 डिवाइडेड बाई 1 में आएगा, तो यानी कि 4 इंटू dx। ठीक, ये क्या बन गया हमारा? छोटा सा वर्क डन। अब इसी वर्क डन को मुझे क्या करना होगा? इंटीग्रेट। तो इसी छोटे से वर्क डन को जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लो, वेरिएबल सिर्फ क्या रहेगा मेरा? x, और x की लिमिट जाएगी कहां से कहां तक? 0 से लेकर के कैपिटल R, तो 0 से लेकर के कैपिटल R। तो इसमें से k बाहर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, डेंसिटी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर 5/5। ठीक है, तो ये 5 3 जा 15 बन जाएगा। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो यहां पर आ जाएगा r टू दी पावर 5 माइनस 0, यानी ये बन गया पूरा का पूरा वर्क डन। और इसी वर्क डन को हम फिर क्या लिख सकते हैं? सेल्फ एनर्जी। ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया। अच्छा, इसमें थोड़े चेंजेस भी कर सकते हैं, ये सब ठीक से दिख नहीं रहेगा। छोटा सा वर्क डन है ये, ठीक है, ये भी छोटा सा वर्क डन था। ठीक, ओके, देखो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख सकता हूं। देखो देखो देखो, ये पूरे टर्म हटा रहा हूं। एक काम कर सकते हैं, डेंसिटी का टर्म वहां से हटा सकते हो, तो उसकी जगह पर देखो, डेंसिटी की जगह पे ये लिख सकते हो, q डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वहां डेंसिटी का स्क्वायर है। लिख डालो, वर्क डन टोटल कितना निकल के आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू आएगा, k की जगह लिखो वर्क, चाहे k रहने दो, k वैसे रहने दो, k में मैं चेंजेस करो, ये हो जाएगा 16 पाई का स्क्वायर, डेंसिटी का स्क्वायर है, डेंसिटी का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये हो जाएगा q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू r टू दी पावर 5। जरा इसको सॉल्व करो, 15 छूट गया ना, 15 लिख लो साथ में, वो तो रह गया। ठीक है, इससे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करता हूं, उसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, ये r टू दी पावर 6 कर देता हूं और इसका होल स्क्वायर, ये तो पूरा टर्म निपट जाएगा 16 पाई स्क्वायर से, r टू दी पावर 5 से इसका ये 6 वाला टर्म निपट जाएगा, यानी नीचे r बचेगा, और 3 स्क्वायर है तो एक 3 तो निपटा दो, यहाँ पर 5 कर लो, 3 5 से 15 हो जाएगा ना, यहाँ पर बचा। अब देखो ये क्या बच रहा है, 3k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r। हाँ,
ये वर्क डन के लिए यूज करने लायक फॉर्मूला है, वो तो बहुत बड़ा हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था उसमें। ये वर्क डन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा, 3k² डिवाइडेड बाई 5r। चलो यहाँ तक लिखो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे ये सब सिर्फ जेडब्ल्यू वालों के लिए है, नीट वाले छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें सेल्फ एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आती है, लेकिन जेडब्ल्यू वाले कर लें। इंटरेक्शन उनके लिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए कहीं भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है और उसकी एनर्जी पूछ लेता है, तो मुझे वो कैलकुलेट करने का मेथड एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो इसमें एक वेरिएशन में और आपको दे सकता हूं कि देखो दो चीजें हमने कर ली, एक तो हमने कर लिया शेल, दूसरा कर लिया हमने सॉलिड स्फीयर। दोनों का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फिर एक क्वेश्चन बताता हूं कि उसे कैसे सॉल्व करोगे। एक हमने कर लिया है शेल और दूसरा कर लिया है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ चुकी है, 3k² डिवाइडेड बाई 5r, और शेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, k² डिवाइडेड बाई 2r। यहां तक हमने आराम से सॉल्व कर लिया था, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब इस तरीके से आपको सोचना है कि मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर मैंने एक शेल रखा है, ठीक है, इस शेल का रेडियस है कुछ r1 और इस पे टोटल चार्ज है q1, ठीक है। इसके सेंटर से L डिस्टेंस पे, ध्यान रहे मैं सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस बोल रहा हूं, सेंटर से L डिस्टेंस पे एक दूसरा स्फीयर रखा है जिसका रेडियस है r2 और इस पे भी हमने चार्ज ऐसे फैला दिया, ठीक है। दोनों शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अभी देखो तुमने डेरिवेशन किसका किया है, एक शेल का कर लिया है कि एक शेल के पास अपनी खुद की सेल्फ एनर्जी होती है, मतलब यहां पर चार्जेस को रखने की वजह से इसके पास एक एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ शेल। तो इसकी सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो, इसकी सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो। देन क्या होगा, आपको सिस्टम के बारे में सोचना होगा। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, इसको कैसे सोचिए। मान लो इस पे जो चार्ज है वो कुछ मान लीजिए बेटा Q2 है। देखो इसको इसके थिंकिंग मैथड्स बताता हूं, कैसे सोचना है, क्या करना है। पहले मान लो दो पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज मान लो Q2। इसको उठा के पूरा एक पॉइंट चार्ज मान लिया, इसको पूरा उठा करके एक पॉइंट चार्ज मान लिया। इस पूरे पॉइंट चार्ज की वैल्यू हो गई Q1, इस पूरे पॉइंट चार्ज की वैल्यू हो गई Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज टेकन एज L, ठीक है। क्या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है, इसके द्वारा हम से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L। अब क्या करो, इस पॉइंट चार्ज को एक शेल बना दो, इस पॉइंट चार्ज को एक शेल बना दो, बन गया तुम्हारा ये सिस्टम। मैंने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को उठा के एक शेल बना दो, इस पॉइंट चार्ज को उठा के एक शेल बना दो। तो शेल बनाने के लिए आपको शेल बनाने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज नोन एज सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, जिसको आपने डिराइव कर रखा है k²/2r। मतलब इस पॉइंट से ये बनाना है तो फिर आपको यहां पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू k² डिवाइडेड बाई 2r। तो यहां पर Q1 हो जाएगा और R1 हो जाएगा। ऐसे इस पॉइंट को एक शेल बनाओ, तो इसमें फिर से आपको वर्क डन करना पड़ेगा k² डिवाइडेड बाई 2, सॉरी हाँ ठीक है, k² डिवाइडेड बाई 2r2। यानी अब देखा जाए तो सिस्टम को जब हमने फॉर्म किया, सिस्टम को जब ये सिस्टम हमने बनाया तो टोटल कितनी एनर्जी लग गई। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या कर दो, देखो एक तो इन दोनों की सेल्फ एनर्जी है, दूसरा है इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, ये दोनों कौन सी एनर्जी मैं लिख रहा हूं, अगर ये दोनों एनर्जी लिख रहा हूं तो ये इसकी सेल्फ एनर्जी है, ये इसकी सेल्फ एनर्जी है। लेकिन ये जो टर्म मैं लिख रहा हूं वो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट हुई हुई एनर्जी है। अब देखो उसका टोटल एनर्जी लिखो, कितना हो जाएगा बेटा, k Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 प्लस k Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2 प्लस k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L। सिंपल काम हो गया, ठीक है।
अब इसमें आपको और वेरिएशन दिए जा सकते हैं, क्या कह सकता हूँ, यहाँ शेल की जगह एक स्फीयर दे दूंगा, तो सॉलिड स्फीयर में इंस्टेड ऑफ यूजिंग k²/2r आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 3k² डिवाइडेड बाई 5r। ये इस सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी होगी। तो बस आपका ये वाला फॉर्मूला चेंज होता, बाकी सारी चीजें सेम रहती। देख लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी पॉइंट के लिए, फिर सेल्फ एनर्जी पढ़ी कि स्फीयर के लिए, और दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्म ला के हम रख दें, क्वेश्चन ऐसा ला करके रख दे रहे हैं जिसमें दो स्फीयर्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया, इन दोनों को पॉइंट मान के एक एनर्जी निकाल ली, फिर उसमें जो भी शेल है या जो स्फीयर है उसको लेकर के हमने सेल्फ एनर्जी निकाल ली। मान लो इसमें 3 होते, 4 होते, मान लो यहाँ पर एक और होता, 3 होता तो यहाँ पर एक और पॉइंट चार्ज बन जाता, तो पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ 3 टर्म बन जाते और सेल्फ एनर्जी के भी 3 टर्म बन जाते, 6 टर्म हो जाते। जैसे मान लो इसमें मैं क्या वेरिएशन कर लेता, इसमें क्या होता है बेटा, एक तो सेल्फ एनर्जी के लिए हम फॉर्म लिख रहे हैं, दूसरा क्या लिख रहे हैं, दूसरा हम लिख रहे हैं उनके इंटरेक्शन की वजह से। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मुझे ऐसे बनाना हो तो मैं ऐसा बना दूंगा, कहूंगा भाई एक शेल है, ये दूसरा शेल है, इसका रेडियस है r1, ये दूसरा शेल है, उसका रेडियस है r2, और यहाँ पर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इस पे चार्ज मैंने ऐसे फैला दिया। ठीक, इस पे चार्ज ले लो कुछ q1, इस पे चार्ज ले लो कुछ q2, और इस पे चार्ज ले लो कुछ q3। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। मान लो ये r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3, इस पे चार्ज मान लो, एक पे चार्ज हमने सपोज किया मान लो q1, इसका q2, इसका q3, मान लो सभी के जो सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस है वो l है, सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस l है। अब इसमें बोले कि बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो कौन सा डिफिकल्ट काम है, इसको पॉइंट, इसको पॉइंट, इसको पॉइंट, 3 पॉइंट्स हो गए। अब इनकी वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही सकते हो पॉइंट चार्जेस की, फिर इसको स्फीयर बना दो तो इसका एक सेल्फ एनर्जी, फिर इसको एक स्फीयर बना दो, इसका एक सेल्फ एनर्जी, फिर इसको एक स्फीयर बना दो, इसकी सेल्फ एनर्जी। जिस तरह से काम करना हो बहुत इजीली इस पे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे इसका लिख देता हूं, ये मान लो चार्ज q1, ये q2, ये q3, डिस्टेंस हो गई l। लिखो एक एक लाइन के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कितना आ जाएगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई l प्लस k q2 q3 डिवाइडेड बाई l प्लस k q1 q3 डिवाइडेड बाई l। ये तो सिस्टम की हुई। अब क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज को स्फीयर, एक शेल बना देना है, इसको शेल बनाना है, इसको शेल बनाना है, इसको स्फीयर बना देना है। तो 3 और जो होंगी वो कौन सी एनर्जी आ जाएंगी, सेल्फ एनर्जी कंसिडरेशन होगा। तो शेल के लिए सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2k² डिवाइडेड बाई 2r, तो इसका q1 r1 प्लस ये भी शेल है तो k² डिवाइडेड बाई 2r2 प्लस ये स्फीयर है तो इसके लिए कितना हो जाएगा 3k⁵ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r। सारी पोटेंशियल एनर्जीज को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपको टोटल इस जो भी सिस्टम है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये था पोटेंशियल एनर्जी किसी कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक कर लेते हैं, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, टॉपिक चेंज कर रहा हूं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं इस टॉपिक से। अर्थिंग वाले क्वेश्चन मतलब अच्छे बनते हैं, थोड़ा इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। देखो पहले तो फैक्ट्स समझा देता हूं क्या है। सुनो, एक्चुअल में क्या है, अर्थ का जो शेप है वो बहुत हमने मतलब बहुत लार्ज है। अगर मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं कि हमने यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल लिया, कोई बॉल है उसके ऊपर कुछ चार्ज है, उसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो उस बॉल के कंपेयर में अर्थ का जो शेप होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, रेडियस जो है अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ ये बहुत ज्यादा है। ठीक, चलो जरा मान लो मैं निकालूं कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका मान लीजिए मैं पोटेंशियल लिख दूं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू k³ बाई रेडियस ऑफ अर्थ, यही होगा इसका पोटेंशियल। मान लीजिए सरफेस पे मैं इसके निकाल रहा हूं तो k³ बाई r। अब थोड़ा सा ये सोचना है कि मान लो मैंने एक छोटा सा ऐसा छोटा सा एक चार्ज लिया जिसपे चार्ज था -q का। ठीक है, ये मैंने अर्थ से टच करा दिया, मान लो ऐसे उठाया और अर्थ से टच करा दिया, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ चार्ज का शेयरिंग हो जाएगा। ठीक,
तो अर्थ के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा छोटा सा। चलो ऐसा कुछ मान लो कि ये माइनस क्यू में से सपोज करो क्यू नॉट चार्ज जो है वो अर्थ पे आ गया, तो यहां पर बचा हुआ जो चार्ज होगा, जैसे यहां पर एक चलो क्यू मानो, पॉजिटिव नहीं मानो, ठीक है, क्यू चार्ज में से क्यू नॉट चार्ज जो है वो अर्थ पे आ गया। अब अगर अर्थ का पोटेंशियल लिखा जाए तो वो होगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। यार रेडियस ऑफ अर्थ इतना ज्यादा है और ये क्यू नॉट बहुत छोटा होता है, माइक्रो कूलम्स में चार्ज होते हैं। जो रियलिटी में मतलब हम लोग जैसे प्रैक्टिकल जो फेस करते हैं, कैपेसिटर आके आप पढ़ोगे उसमें चार्जेस को स्टोर किया जाता है, तो वो माइक्रो फैरेड में चार्जेस स्टोर होते हैं, बहुत कम चार्ज होता है। तो सोचो ये रेडियस बहुत बड़ा, ये चार्ज बहुत छोटा, यानी द पोटेंशियल ऑफ अर्थ कैन बी टेकन एज जीरो। अब इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि हम अर्थ को कितना भी चार्ज दे दें, उसका रेडियस इतना ज्यादा है और हम जो चार्ज के अमाउंट उसको सप्लाई कर सकते हैं वो बहुत कम है, तो ओवरऑल जो अर्थ पे पोटेंशियल डेवलप होगा वो लगभग निग्लिजिबल होगा, यानी पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो। ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो। चलो ये पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। पहले भी हमने इसको डिस्कशन में लिया था, ये चीज जब हम लोग चार्जिंग के मेथड्स पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में चीज पढ़ाई गई थी, लेकिन उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं बताया गया था कि कैसे आप उसको मैथमेटिक्स में प्रूव कर सकते हो। तो ये तरीका था जिससे आप उसको मैथमेटिक्स में ले सकते हो कि पोटेंशियल जो है अर्थ का वो हम जीरो मानते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा देखो, इस पार्टिकल के बारे में सोचो कि इस क्यू चार्ज का होगा क्या, ठीक है, ऐसे सोचो। इसका पहले से मान लो कुछ पोटेंशियल रहा होगा V, ये जो हमने छोटा सा स्फीयर लिया है ना, इसका कुछ पोटेंशियल मान लो V डैश मान लो, चलो ठीक। आपने क्या किया है, इस कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ दिया है, मतलब आपने क्या किया, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज था जहां का पोटेंशियल था V, उसको एक ऐसे पार्टिकल से या एक ऐसी चीज से कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल है जीरो। जैसे अर्थ को ले लेते हैं, अर्थ को एक पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल लिखते हैं हम जीरो, यहां कुछ V डैश था। अब क्या होगा, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो करंट होगी वो हाई पोटेंशियल से मूव करके लो पोटेंशियल पे आ जाएगी। कब तक मूव करेगी? तब तक मूव करेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही नहीं हो जाता। जैसे 10th में हमने पढ़ रखा है कि किसी में भी कोई भी पार्टिकल जो होते हैं, जैसे कोई भी कंडक्टर होता है, उसमें करंट क्यों फ्लो करती है, तो ये पढ़ा था कि दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो सोचो, जैसे इसका पोटेंशियल मान लिया मैंने V, अर्थ का पोटेंशियल हमें हमेशा कितना लेना है, जीरो। तो इसमें करंट तब तक फ्लो करेगी जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। करंट विल फ्लो अंटिल द पोटेंशियल ऑफ अर्थ एंड द पोटेंशियल ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम्स इक्वल। देखो अब क्या होगा, अर्थ का पोटेंशियल बढ़ने वाला नहीं, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो, ये बढ़ने वाला ही नहीं है, मतलब इसका पोटेंशियल भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। अब सोचो, इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल कब जीरो हो सकता है, जब सारा का सारा चार्ज ही निकाल दूं मैं, क्योंकि इसका रेडियस तो जा नहीं सकता, जो रेडियस है वो फिक्स्ड है। मतलब जितना चार्ज होगा सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। मैथमेटिक्स में इसको आराम से समझो, बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, बहुत सिंपल चीज है। अर्थ इतना बड़ा है कि उस पर अगर हम थोड़ा सा चार्ज रख भी दें तो भी उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप क्या करिए, मान लीजिए घर में पीने के लिए वो पानी का कैंपर आता है, वो बॉटल आता है, आप ले जाकर उसको रोज ओशन में डाल दीजिए, जो भी पीने का पानी आता है उसको ले जाकर ओशन में डाल दीजिए, और आप सोचेंगे कि ओशन के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन आपके घर में वाटर क्राइसिस जरूर आ जाएगी, आपके घर का सारा पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन ओशियन के वाटर लेवल पे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज यहाँ पर है। हमने क्या किया, एक बहुत बड़े ओशियन के साथ वाटर को शेयर कर रहे हैं। अब मैं अपना सारा का सारा वाटर उठा करके ओशियन में भी डाल दूं
तो भी ओशियन के वाटर में कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो लगभग जीरो ही रहेगा। लेकिन हाँ, आपके पास जो वाटर था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। मतलब इस पार्टिकल पे जो चार्ज था वो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। यानी दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है, और द चार्ज विल मूव टू अर्थ। सारे चार्ज जो होंगे वो अर्थ की तरफ मूव कर जाएंगे। वो पार्टिकल जो होगा उसका पोटेंशियल भी, ये तो मान लीजिए इनिशियल पोटेंशियल है, तो फाइनल पोटेंशियल इसका कितना आ जाएगा, v डैश की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और फाइनल वैल्यू अगर जीरो है तो ये कब पॉसिबल है, जब इसमें जो भी चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज निकाल लिया जाए। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। यही बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना है। जब हम अर्थिंग पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब दो स्फीयर लेकर के उसमें अंदर वाले को अर्थिंग कर देंगे, बाहर वाले को अर्थिंग कर देंगे, और अर्थिंग करके देखेंगे कि फर्क क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो एक पॉइंट अब देखते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। पोटेंशियल ऑफ अर्थ हमेशा जीरो लिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे चार्जेस अर्थ पे क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। चलो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा। एक चीज और समझो कि मान लो मैं इंड्यूस्ड चार्जेस के बारे में सोचता हूं। देखो एक और एग्जांपल सोचते हैं, एक सेकंड केस सोच ले, सेकंड एग्जांपल सोच लो। हमने क्या किया, एक स्फीयर था, न्यूट्रल है, अभी कुछ भी उसके ऊपर नहीं है, यहां पर एक प्लस क्यू का चार्ज रख दिया, और इस स्फीयर से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कुछ x। ठीक, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, इसकी वजह से इसमें कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस क्रिएट होंगे, कुछ इंडक्शन क्रिएट होगा। तो जैसे मान लो ये पॉजिटिव है तो यहां पर ऐसे नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, और ये पूरे से पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक, डन। अब क्या हो, मान ये काम पहले मैंने किया, फर्स्ट बार किया था। अब क्या किया, इसको उठा के अर्थ से कनेक्ट कर दिया। देखो पॉजिटिव चार्जेस का मतलब आराम से आपको समझाया गया था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक ऐसी खाली जगह जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन थे लेकिन अब नहीं है। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने बना रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज को आपको क्या सोचना है, एक वैकेंट स्पेस, एक खाली जगह सोचना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या सोचा कि ये सारी खाली जगह थी। ठीक है, तो अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और इन खाली जगह पे से भरते गए। ठीक है, सारे खाली जगह को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ने भर दिया, तो क्या हुआ, जितने पॉजिटिव चार्ज थे सारे डिसअपियर हो जाएंगे, सारे निकल जाएंगे, और उसकी जगह पर जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे। यानी फाइनली क्या होगा, प्लस क्यू का ये चार्ज था, यहां से एक्स डिस्टेंस पे हमारा स्फीयर था, और अब इस स्फीयर पे सिर्फ कौन सा चार्ज बचा हुआ होगा, नेगेटिव। या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चले गए। पिछला कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो कि जो भी चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे अर्थ में मूव कर जाते हैं, लेकिन रियलिटी जरा सोचो तो रियलिटी ये हुआ होगा कि पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट स्पेस होती है, खाली जगह होती है, तो अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और उन वैकेंट स्पेस को फिल कर दिए होंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से ये जो स्फीयर है ये कुछ नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब मान लो इसी चार्ज को कहा जाता है क्यू इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक, ये डिस्टेंस x, इसका रेडियस r। चलिए मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस Q इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी होगी। अभी ये किससे कनेक्टेड है, अभी ये किससे कनेक्टेड है, तो अर्थ से कनेक्टेड है। बताओ इंड्यूस्ड चार्जेस की वैल्यू कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या सोचना होगा, अर्थ का पोटेंशियल कितना रहा है, 0। जब तुमने इस स्फीयर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब अब इस स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, अब उसको तुमने स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस स्फीयर का पोटेंशियल भी अब कितना हो जाएगा, 0। जो भी एक्सेस चार्जेस तो वो मूव करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे वो देख रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, अर्थ का पोटेंशियल 0, इस स्फीयर का पोटेंशियल भी 0। अब हमने क्या जाना है
कि मान लो शेल है या फिर अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल उसके सेंटर पे होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज के कॉन्सेप्ट हम यूज करें, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना मैंने पहले भी आपको सिखाया है, उसी को यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं पोटेंशियल जो है अगर सरफेस का लिखो और अगर मैं पोटेंशियल सेंटर का लिखूं तो दोनों इक्वल आने चाहिए। अर्थ की वजह से, अर्थ जो है इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब सरफेस का पोटेंशियल तो मुझे समझ में आ रहा है 0 ही होगा। चलो सेंटर पे देखते हैं, तो सेंटर पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, एक तो ये प्लस क्यू की वजह से है और ये क्यू इंड्यूस्ड की वजह से है। तो प्लस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल लिखवाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, अब इस स्फीयर के सरफेस पे कुछ चार्ज है तो उसकी वजह से हो जाएगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू बाई आर हो गया। देखो इस चीज को ध्यान रखना, अर्थ से जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो अर्थ कुछ ऐसा करती है जिससे इस पार्टिकल का पोटेंशियल 0 हो जाए। जैसे देखो, मतलब इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर एक पहले से मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा था। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट पे तुम पोटेंशियल निकालते तो वो पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, ये क्यू बाई एक्स। तो अर्थ ने क्या किया कि कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ला करके यहां पर रख दिए और उसको इस तरीके से अरेंज किया कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है या फिर इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, मैंने क्या सिंबल देखा कि अब जैसे मान लो ये चार्ज नहीं होता, ये चार्ज नहीं होता तो क्या होता, जैसे ही तुम अर्थ से कनेक्ट कर दे, अब जैसे मान लो ये चार्ज नहीं है तो सिर्फ पोटेंशियल इसकी वजह से होता, इसमें जो चार्जेस है उसकी वजह से होता। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करते सारे के सारे चार्जेस अंदर मूव कर जाते हैं और जो पोटेंशियल होता है स्फीयर का 0 बन जाता। तो देखो चार्जेस का मूवमेंट अर्थ इस तरीके से कराती है कि उस पार्टिकल का, कि जो पार्टिकल अर्थ से कनेक्टेड है, द पोटेंशियल ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, उस पर्टिकुलर पार्टिकल का पोटेंशियल जो है 0 हो जाए, उसमें जो पॉइंट्स है उनका पोटेंशियल आप कहीं भी निकालिए वो 0 आना चाहिए। अर्थ इस तरह से कनेक्ट करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ क्या होगा, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आए तो क्या होगा, अर्थ और इसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा और पोटेंशियल के डिफरेंस के होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगी और अगर करंट फ्लो कर गई मतलब चार्जेस का फ्लो हो गया। करंट कब तक फ्लो करती है, जब तक पोटेंशियल बराबर न हो जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, मतलब चार्जेस का मूवमेंट रुक गया। यानी जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होना चाहिए था, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए था, 0। अर्थ इस तरह का अरेंजमेंट कर देती है। ठीक, चलिए अब यहां से आप ये क्यू इंड्यूस्ड लिख दो ना, मैं इसको लिख देता हूं क्यू इंड्यूस्ड। अच्छा के कट जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा क्यू बाई एक्स इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंड्यूस्ड। इस तरीके से हम कहीं पर भी इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं इफ द कंडक्टर इज बीइंग अर्थेंड। उसको मैंने अर्थिंग कर दिया। तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें क्या कह रहा है, देखो दो स्फीयर है, एक स्फीयर का जो रेडियस है ए है, दूसरा बी है, दोनों कंडक्टर्स हैं। कह रहा है कि जब बड़े वाले पे बाहर हमने चार्ज फैला दिया है कैपिटल क्यू का, दोनों का रेडियस दिया है, और अंदर वाले मैंने जो शेल था, जो स्फीयर था, उसको मैंने अर्थिंग कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड चार्ज और इनर शेल। देखो इसका डायरेक्ट आंसर 0 मत लिख देना, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ समझिए। अगर मान लो बाहर वाला शेल नहीं होता तो अर्थ कुछ चार्जेस को इस तरीके से अरेंज करती कि बीच में पोटेंशियल 0 हो जाता। बाहर कोई चार्ज नहीं है तो अर्थ जितना भी चार्ज होता सारा का सारा अंदर ले लेती, इस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। लेकिन क्या है, बाहर कुछ चार्जेस क्रिएट हुए हैं। अब देखो होगा क्या, आपसे पूछ रहा है फाइंड चार्ज और इनर शेल। मान लो कि इनर शेल पे कुछ चार्ज बना है स्मॉल क्यू, पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो मैंने पॉजिटिव माना है, अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करने पे मान लीजिए क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मतलब मैंने जो अजम्पशन माना था वो गलत है, कुछ उल्टा हुआ होगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्यू चार्ज मान कर काम कर सकते हैं, साइन जैसा आएगा आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। मान लो इसका चार्ज क्यू है, ठीक है, सपोज करो पॉजिटिव है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, दूसरे कर देता हूं। जैसे मान लो ये मैंने ऐसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ठीक, तो होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो, जैसे ये शेल देख रहे हो ना,
इस शेल का इधर वाला सरफेस इनर सरफेस और इस साइड वाला आउटर सरफेस। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो आउटर सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। देखो, अंदर वाले की वजह से बाहर वाले में इंड्यूस्ड चार्जेस बन रहे हैं, तो अंदर का जो सरफेस है उस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बाहर का सरफेस होगा उसके ऊपर सेम तरीके का एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जो ब्लैक वाले चार्जेस मैंने बनाए ना पॉजिटिव, वो उसके ऊपर पहले से थे, लेकिन जो ब्लू से बनाया ना पॉजिटिव, वो कैसे चार्जेस हैं, इसकी वजह से इंड्यूस्ड। अब देखो, जैसे ये क्यू चार्ज है तो अंदर के सरफेस पे माइनस क्यू डेवलप होगा और बाहर के सरफेस पे फिर प्लस क्यू डेवलप हुआ होगा। अब इसको फिर से एक बार और बनाते हैं, इसी डायग्राम को थोड़ा ठीक ठाक से। आउटर वाले सरफेस पे पहले से क्यू चार्ज था, बाहर एक और चार्ज आ गया प्लस क्यू का, और इसी के अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू का चार्ज डेवलप हुआ और एक शेल था, उस शेल पे प्लस क्यू का चार्ज डेवलप हुआ। देखो, इसका रेडियस ए और इसका रेडियस बी। ध्यान से देख लो, पहले इन चीजों को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हमने मान लिया फाइंड द चार्ज ऑन इनर शेल है, उसको मान लिया कि वो चार्ज है क्यू, प्लस में माना। तो इनर शेल पे जैसे ही क्यू चार्ज क्रिएट हुआ, इसकी वजह से बाहर वाले शेल पे इंडक्शन स्टार्ट हुआ। इंडक्शन स्टार्ट होने का मतलब इस पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव 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 इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट हुआ, और अगर यहाँ नेगेटिव क्रिएट होंगे तो बाहर पॉजिटिव क्रिएट होगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकल के अंदर के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अंदर वाले पे चार्ज डेवलप हुआ माइनस क्यू का, बाहर वाले पे चार्ज डेवलप हुआ प्लस क्यू का। तो पूरे सरफेस पे, बाहर वाले का पूरा सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू। बाहर वाले शेल के अंदर वाले सरफेस पे, मतलब इसको अगर थोड़ा सा ऐसा मोटा बना दो, इसको थोड़ा सा ऐसा थिक बना दिया जाए, देखो जैसे इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। मतलब ये हो गया, ब्लैक वाला जो हो गया उसका इनर सरफेस हो गया, और जो ब्लू वाला है वो उसका आउटर सरफेस हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा हूं, अब इसको मैंने कर दी है अर्थिंग। तो अर्थिंग करने की वजह से क्या होता है, जिस चीज को अर्थिंग किया जाता है उसका पोटेंशियल हो जाता है जीरो। मतलब इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो लगा दो। इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं। देखो, पहले तो छोटा वाला जो स्फीयर है उसकी वजह से पोटेंशियल लिखो तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ए, प्लस जो बड़ा वाला स्फीयर है उसमें जो अंदर की तरफ चार्ज है उसकी वैल्यू है माइनस क्यू, लेकिन उसके लिए रेडियस कितना है, बी, तो लिखो उसके लिए कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बी, ठीक। फिर बड़े वाले स्फीयर पे जो ऊपर चार्ज है, बाहर चार्ज है, वो है क्यू प्लस क्यू, तो उसकी वजह से पोटेंशियल लिखो क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई बी, और ये टोटल पोटेंशियल आना कितना चाहिए था, जीरो। यहां से क्यू की वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर लेनी है, तो क्यू की वैल्यू फटाफट देख लो, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा इसमें बेटा, ये हो जाएगा के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई बी प्लस के स्मॉल क्यू बाई बी। कट पिट रहा है क्या, ये निकल, कुछ नहीं निकला, नहीं करता, ये वाला है ना, ठीक है। यहां से स्मॉल क्यू निकाल लो, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू बाई बी, ये भी निपट जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आया, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आया माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, ठीक है। देख लो माइनस आ गया ना, मतलब ये नेगेटिव बनना चाहिए था, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, ये तो तुम्हारा पहला पार्ट रहा। दूसरा पार्ट क्या कहता है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल कितना हुआ, इसे लिख लो, फिर हम दूसरा, चलो सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, फाइंड पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस। ओके, ये पोटेंशियल कहां का निकाला था, सेंटर पे निकाला था, और सेंटर पे पोटेंशियल कितना आया था, जीरो, क्योंकि बीच वाले की हमने क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। अब देखो, मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो देखो क्या है बेटा, अंदर वाले सरफेस पे क्यू चार्ज है, फिर यहां पर क्यू चार्ज है, और बड़े वाले बाहर पे जो है वो क्यू प्लस क्यू चार्ज है। चलो, सबकी वजह से पोटेंशियल लिखो। तो ये शेल है, शेल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है अब बी,
तो इस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिखो, इस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिख रहा हूं तो के क्यू डिवाइडेड बाई बी। अब इस माइनस क्यू की वजह से लिखो, क्या बताया गया था कि जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वही पूरे के पूरे सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि डिस्टेंस तो बी ही है। इसकी वजह से लिखो तो कितना हो जाएगा के क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई बी। ये कहाँ का निकल गया, पोटेंशियल सरफेस का निकल गया, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये निपटा दो, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ द सरफेस क्या निकल गया है, के क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई बी, ये पोटेंशियल आ गया सरफेस का। यहां से आके आप सॉल्व कर सकते हैं, स्मॉल क्यू की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी थी, वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहां से आगे हो जाएगा ना, बहुत सिंपल काम करना, बस स्मॉल क्यू की वैल्यू आप डाल दीजिएगा। एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर कर लेते हैं, उसको कहते हैं यूनिकनेस थ्योरम। देखो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है कि मान लो कोई कंडक्टर है, कोई भी ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, चलो आगे, ठीक। इस कंडक्टर पे मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इस कंडक्टर पे यहां पर सपोज कीजिए मैंने ऐसे सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू को मान लो मैं कैपिटल, इसको Q1 मान लो, इस पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू को मान लो Q2, क्या Q1 इज इक्वल टू Q2 आएगा या नहीं आएगा, ये सोचना है कि क्या Q1 Q2 बराबर होंगे या नहीं होंगे। या फिर एक पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये सोचो कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं। पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसको जरा सोचिए, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, Q1 Q2 बराबर है या नहीं है वो एक अलग केस है, लेकिन अगर पोटेंशियल बराबर नहीं हुए, मान लो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा हुआ, यहाँ का पोटेंशियल कम हो गया, अगर ये हाई पोटेंशियल मान लो और ये लो पोटेंशियल मान लो, तो चार्जेस का मूवमेंट हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और चार्जेस कब तक मूव करेंगे, जब तक पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। मतलब ये तो कंपलसरी इक्वल होना ही होना है, ये हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों का पोटेंशियल, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं लिख रहा हूं, यहाँ का पोटेंशियल V1 लिख रहा हूं, यहाँ का पोटेंशियल अगर V2 लिख रहा हूं, तो होगा क्या, ये हाई पोटेंशियल अगर लो पोटेंशियल हो गया तो डिफरेंस क्रिएट होगा और चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, हम इसका लिख देते हैं यूनिकनेस थ्योरम। देखो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या कहता है, यहां से और यहां के चार्जेस को मैं आपस में लिंक कैसे कर पाऊंगा। देखो करना क्या है, इसको एक छोटा सा स्फीयर मानो, इसको एक छोटा सा स्फीयर मानो, इसको भी एक छोटा सा स्फीयर मानो, ठीक है। इस स्फीयर का रेडियस R1, इस स्फीयर का रेडियस R2। क्या कह रहा हूं कि इस स्फीयर का जो पोटेंशियल होना चाहिए, इस स्फीयर का पोटेंशियल दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी V1 V2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। फटाफट लिखो, यहाँ V1 कितना हो जाएगा के Q1 डिवाइडेड बाई R1, V2 कितना हो जाएगा के Q2 डिवाइडेड बाई R2। Q1 ये निपट गया, Q1 Q2। चलो देखो, अगर ये मानू मैं स्फीयर है तो इसके लिए सोचना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को मान लो सिग्मा। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा 2। चलो फटाफट Q1 को रिप्लेस करो तो Q1 को क्या लिखा जा सकता है, चार्ज है तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। तो Q सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका कितना हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर,
यही हो जाएगा। तो यहां से क्यू लिखो तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, ये सिग्मा 1 ये सिग्मा 2। ठीक, कर दो बेटा, ये 4 पाई निपट जाएंगे, ये R2 का जो टर्म है इसके स्क्वायर को निपटा देगा। यहां से बचा सिग्मा R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। समझ आया? मतलब इस कंडक्टर का अगर शेप उल्टा पुल्टा तो ये मत कर देना कि यहाँ का चार्ज क्यू है तो यहाँ का चार्ज भी क्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, सिग्मा इंटू आर का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, यहां तक पोटेंशियल से रिलेटेड जितनी चीजें थी सब खत्म हो गई। ठीक है, जितने आपको टॉपिक्स मिलने थे वो सारे टॉपिक्स करा दिए। नेक्स्ट टर्म से हम लोग कैपेसिटेंस को स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।